जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपना यूट्यूब चैनल JCCP पर। आज के यह श्रृंखला जो 200 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न होंगे जो बिहार DLED और बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं और सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनके लिए आज का यह वीडियो की श्रृंखला बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इस 200 प्रश्न की श्रृंखला में आपको मिनिमम 5 से 7 प्रश्न आज ही की वीडियो से देखने के लिए मिलेगा आपके एग्ज़ामों में। तो चलिए समय को नहीं गंवाते हुए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के सिंह स्तंभ से। ऑप्शन बी में है दिल्ली स्थित अशोक स्तंभ से। ऑप्शन सी है इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ से। और ऑप्शन डी है पटना स्थित चंद्रगुप्त मौर्य के महल से। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह जो लिया गया है वो जो है सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ, वहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी है? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो है तीलियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 18, बी है 22, सी है 23 और डी है 24। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें तीलियों की कुल संख्या 24 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 2:3 है कि 3:2 है कि 3:4 है कि 4:3 है? कमेंट कीजिए आप लोग और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 3:2 है, यानी लंबाई 3 और चौड़ाई 2 है, 3:2 में है। आइए अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा है। राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन। प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान कौन है, तो जन गण मन है। उसका जो है उसको गाने के लिए जो निर्धारित समय है वो कितना है? 48 सेकेंड, 50 सेकेंड, 52 सेकेंड, 54 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा जो है वो है 52 सेकेंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राष्ट्रीय गान के रचयिता है, यह जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसका रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी में है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन सी है श्यामलाल गुप्त पार्षद और ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गान पूछे तो रविंद्रनाथ टैगोर, गान तो रविंद्रनाथ टैगोर और गीत तो बंकिम चंद्र चटर्जी। गीत तो चटर्जी, याद रखिएगा। याद रखने के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वही प्रश्न पूछा है कि
कि राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? ऑप्शन ए है गण देवता, ऑप्शन बी है आनंद मठ और सी है श्रीकांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? यह जो वंदे मातरम है उसको जो राष्ट्रीय गीत के रूप में जो है किस तिथि को स्वीकार किया गया? 15 अगस्त 1947 को, या 26 नवंबर 1949 को, या 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1950 को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए और बताइए कि वंदे मातरम को जो है राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकार किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को किस तिथि से अपनाया गया? राष्ट्रीय पंचांग जो है राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जो है शक संवत को जो है किस तिथि से जो है अपनाया गया? ऑप्शन ए है 22 मार्च 1950, बी है 26 जनवरी 1952, सी है 22 मार्च 1957 और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को जो है 22 मार्च 1957 ईस्वी से जो है अपनाया गया। 22 मार्च 1957 ईस्वी से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समय को नहीं गंवाते हुए एकदम गोली की रफ्तार से प्रश्न को करते हैं ताकि कम से कम समय में जो है अधिक से अधिक प्रश्न जो है आपके जहन में दे पाए, यह उद्देश्य होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? बोल रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है कि राष्ट्रीय खेल हॉकी है, यह तो सही है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, यह भी सही है। राष्ट्रीय पशु शेर है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो सही नहीं है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, न कि अशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा कि सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 3 वो सुमेलित है और चौथा क्या है तो सुमेलित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 11 मार्च, 5 जून और 10 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो मनाया जाता है 8 मार्च को। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है 14 जनवरी, 28 फरवरी, 11 मई और 13 मई। तो यह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है 11 मई को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विश्व श्रमिक दिवस लेबर डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 31 मार्च, बी है 1 अप्रैल, ऑप्शन सी है 12 अप्रैल और ऑप्शन डी है 1 मई। तो विश्व श्रमिक दिवस जो है लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह जो विश्व जनसंख्या दिवस यह कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 जून, बी है 27 जून और ऑप्शन सी है 11 जुलाई, ऑप्शन डी है 29 अगस्त। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाते हैं? ऑप्शन ए है 28 फरवरी, ऑप्शन बी है 27 मार्च और ऑप्शन सी है 26 जुलाई और ऑप्शन डी है 29 अगस्त। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है
वो कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वह किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हॉकी के जादूगर थे उसी के जन्म दिवस पे जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे जो है, जन्म दिवस पे जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस तिथि को मनाते हैं? ऑप्शन ए है 5 जून, बी है 11 जुलाई, ऑप्शन सी है 5 सितंबर, ऑप्शन डी है 12 अक्टूबर। बेहद ही आसान प्रश्न है, इसका कमेंट कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट कीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ऑप्शन ए है 28 जनवरी, बी है 28 फरवरी, सी है 28 मार्च और डी है 28 अप्रैल। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला देखिए, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए आप लोग। 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 12 नवंबर या 26 दिसंबर। तो टीचर्स डे जो है शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विश्व मानवाधिकार दिवस है। विश्व मानवाधिकार दिवस है 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 9 दिसंबर और 10 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है गीत गोविंद के रचयिता है। गीत गोविंद जो पुस्तक है इनके रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है जयदेव, बी है भर्तृहरि और सी है विशाखादत्त, डी है इनमें से कोई नहीं। तो गीत गोविंद नामक पुस्तक के रचयिता है जयदेव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? आंसू, बी है लहर, सी है कामायनी और डी है ये सभी। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कूली के लेखक है। कूली के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है नीरज चंद्र चौधरी, बी है मुल्क राज आनंद, सी है आर.के. नारायण और डी है खुशवंत सिंह। तो कूली के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुल्क राज आनंद। कूली के लेखक है मुल्क राज आनंद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है ब्रोकेन विंग्स की लेखिका है। ब्रोकेन विंग्स पुस्तक की लेखिका कौन है? इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए की, बी की, सी की, डी। ब्रोकेन विंग पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोकेन विंग सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मीन कैफ किसकी आत्मकथा है? मीन कैफ जो है किसकी आत्मकथा है? इसका कमेंट कीजिए आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीन कैफ किसकी आत्मकथा है? मीन कैफ के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हिटलर। मीन कैफ किसकी आत्मकथा है? तो हिटलर की है। अगला है पैराडाइज लोस्ट के रचयिता कौन है? पैराडाइज लोस्ट के रचयिता कौन है? शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेंस, होमर, जॉन मिल्टन। पैराडाइज लोस्ट के रचयिता कौन है?
जॉन मिल्टन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर, यह एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, विंग्स ऑफ फायर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक है। चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकीनंद खत्री, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, अलबरौनी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक है देवकीनंद खत्री। ऑप्शन नंबर ए इसका देवकीनंदन खत्री राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विवादास्पद किताब सेटनिक वर्सेज के लेखक है। सेटनिक वर्सेज के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए आप लोग। सेटनिक वर्सेज पुस्तक के लेखक है सलमान रश्दी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है? राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, तस्लीमा नसरीन लज्जा और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक है राजेंद्र प्रसाद, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक है लाला लाजपत राय और लज्जा पुस्तक के लेखक है तस्लीमा नसरीन। यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी लेखक और लेखिकाएं हैं बेहद ही महत्वपूर्ण है। या कौन पुस्तक के लेखक कौन है, इससे आपके एग्जाम में पुस्तक से कम 2 प्रश्न तो पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ईस्ट तिमोर की राजधानी है। राज्य और राजधानी से भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए राजधानी के प्रश्न को भी ध्यान में रखिएगा। ईस्ट तिमोर की राजधानी है, ईस्ट तिमोर की राजधानी है वो है, ईस्ट तिमोर की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली है। अगला है सेशेल्स की राजधानी है। सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? तो विक्टोरिया में है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यूरो कहाँ की मुद्रा है? यूरो जो है वो कहाँ की मुद्रा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन की मुद्रा है। यूरो कहाँ की मुद्रा है? तो स्पेन की मुद्रा है। और मुद्रा से भी किस देश की कौन सी मुद्रा है, इससे भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न देशों में कहाँ की मुद्रा यूरो है? क्या कह रहा है कि निम्न जो देश है इसमें जो कहाँ की मुद्रा जो है यूरो है? पुर्तगाल, बी है फ्रांस, सी है जर्मनी। तो इसका हो जाएगा सभी। पुर्तगाल का भी मुद्रा यूरो है, फ्रांस का भी और जर्मनी का भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न है कोडोर कहाँ की राजधानी है? कोडोर कहाँ की राजधानी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पलाऊ देश की राजधानी कहाँ है? तो कोडोर है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में किस देश की मुद्रा रुपया है? रुपया है, मालदीव की मुद्रा रुपया है, मॉरिशस की मुद्रा रुपया है, सेशेल्स की भी मुद्रा रुपया है। हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रीटोरिया किस देश की राजधानी है? प्रीटोरिया जो है वो किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 नंबर का प्रीटोरिया जो किस देश की राजधानी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रीटोरिया। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यूएसए की मुद्रा है, यूएसए की मुद्रा है, यूएसए की मुद्रा क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉलर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला है सुवा देश की राजधानी है, सुवा देश की राजधानी है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिजी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
रूबल कहाँ की मुद्रा है? रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस की मुद्रा है, रूबल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है? रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय है। रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय है। रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो A.K. हेमल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, A.K. हेमल। A.K. हेमल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हृदय प्रत्यारोपित करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर है। हृदय प्रत्यारोपित करने वाला पहला जो भारतीय डॉक्टर है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी वेणुगोपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हृदय प्रत्यारोपित करने वाला जो है पहला भारतीय डॉक्टर है वी वेणुगोपाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे जनरल मानेकशॉ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पढ़ाएंगे वही जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से होगा सही, जहाँ से कि आपके प्रश्न में, आपके एग्ज़ाम में हूबहू प्रश्न देखने के लिए मिलेगा इस पीडीएफ से। इसीलिए इस पीडीएफ को जो हम टेलीग्राम पे भी डाल देंगे। यदि आप लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं A.K. स्टडी सेंटर से। A.K. स्टडी सेंटर से इसका लिंक जो है आपके कमेंट सेक्शन में भी हम डाल देंगे, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में भी। उस लिंक पे क्लिक करके आप जो है जुड़ सकते हैं। क्या कि यह जो पीडीएफ है बेहद ही महत्वपूर्ण है। इससे आपके एग्ज़ाम में 5 से 7 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को भी शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और एक बार इस पीडीएफ से भी आप रिवीजन कर लीजिएगा, या तो फिर इसी वीडियो को 2 बार आप देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है न्यायाधीश बनने वाला जो है प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नगेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर है। इसको मिला था किस चीज़ के लिए? तो गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए मिला था इसको रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में। कब? तो 1913 ईस्वी में। प्रश्न पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस ईस्वी में प्राप्त हुआ? तो 1913 ईस्वी में। किस चीज़ के लिए? किस साहित्य के लिए? तो गीतांजलि के लिए। साहित्य के क्षेत्र में इसको मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्र में दिया जाता है, जिसमें से एक कौन है? तो साहित्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया? भारत ने जो है सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का जो है परीक्षण किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाग का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री है। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो एस भंडार नायके है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री था। चंद्रमा पर जो उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब? तो 1911 ईस्वी में। चलिए अगला है दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर जो है पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? एडमंड सेन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एडमंड सेन। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था।
विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एडमंड हिलेरी था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है? कौन? तो मिस वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रीता फारिया। मिस वर्ल्ड तो रीता फारिया। अगला प्रश्न है मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला। मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला मिस यूनिवर्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुष्मिता सेन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मिस यूनिवर्स तो सेन, सुष्मिता सेन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? तो इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया? भारत रत्न से जो है सर्वप्रथम जो है किस विदेशी को जो है वो सम्मानित किया गया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। कहाँ के थे? तो पाकिस्तान के थे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मैक्सेस अवार्ड। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मैक्सेस अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय था। मैक्सेस अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। मैक्सेस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय थे विनोबा भावे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? यानी कि यूएनओ की प्रथम भारतीय महिला सभापति, प्रथम भारतीय ही नहीं मतलब प्रथम महिला सभापति किस भारतीय गौरव प्राप्त है? तो हो जाएगा इसका क्या? तो विजया लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए आप लोग। भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रसिद्ध दिलवारा का मंदिर अवस्थित है। प्रसिद्ध जो है यह दिलवारा का मंदिर यह कहाँ अवस्थित है? यह कहाँ स्थित है? यह माउंट आबू में है। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है दिलवारा का जो मंदिर है यह किस से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। दिलवारा का मंदिर जो है जैन मंदिर है जो जैन धर्म से संबंधित है। यह माउंट आबू में है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध जो है वृंदावन गार्डन जो है वो कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा मैसूर कर्नाटक में है। शालीमार बाग कहाँ स्थित है? शालीमार बाग कहाँ है? यह श्रीनगर में है। शालीमार बाग कहाँ है? तो श्रीनगर में है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राजघाट किसकी समाधि स्थल है? राजघाट महात्मा गांधी की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जगन्नाथ मंदिर स्थित है। जगन्नाथ मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ जगन्नाथ मंदिर यह पुरी उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो पुरी उड़ीसा में है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है ब्लैक पेगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ब्लैक पेगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है? तो यह कोणार्क उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित है? शांति निकेतन जो है किस महापुरुष से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शांति निकेतन जो है रविंद्रनाथ टैगोर से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है वाटरलू का संबंध है। वाटरलू का संबंध किससे है?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाटरलू का जो संबंध है वो किससे है, तो वाटरलू का संबंध नेपोलियन से है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। असम का नया नाम क्या है? असम राज्य का क्या नाम है? असोम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, असोम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला है कांगो का परिवर्तित नाम है। कांगो का परिवर्तित नाम क्या है? कांगो का परिवर्तित नाम क्या है? तो हो जाएगा कांगो का परिवर्तित नाम है जायरे। ऑप्शन नंबर ए। बंगलोर शहर का नया परिवर्तित नाम है बंगलुरु। बंगलोर शहर का नया परिवर्तित नाम क्या? बंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न क्या है? फार्मोसा किस देश का पुराना नाम है? फार्मोसा जो है वो किस देश का जो है वो पुराना नाम है? तो ताइवान का है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पूर्व में श्याम नाम से किस देश को पुकारा जाता था? पूर्व में श्याम नाम से थाईलैंड देश को पुकारा जाता था। घाना का पुराना नाम क्या है? घाना का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अबिसिनिया किस देश का पुराना नाम है? अबिसिनिया किस देश का पुराना नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इथोपिया का। अबिसिनिया किस देश का पुराना नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इथोपिया का। अगला प्रश्न है कंपूचिया का नया नाम क्या है? कंप्यूचिया का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्टेक्स किस देश की संसद को कहते हैं? कार्टेक्स किस देश की संसद को कहते हैं? कार्टेक्स जो है यह स्पेन की संसद को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जापान की संसद को कहा जाता है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइट कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है को कहा जाता है। भारत का जो सरकारी दस्तावेज है उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाइट पेपर। वाइट पेपर। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत का जो है राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? हो जाएगा अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? तो अशोक चक्र। अगला प्रश्न है भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है मैकमोहन रेखा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, मैकमोहन रेखा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला क्या है? शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? शोरा जो है यह किस देश की संसद को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? इसका क्या हो जाएगा? ये चांद तारा जो तुर्की और पाकिस्तान दोनों का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? राष्ट्रीय पंचायत जो है वो नेपाल की संसद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इजराइल की संसद को कहा जाता है। इजराइल की संसद को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल की संसद को मजलिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजराइल की संसद को मजलिस नहीं,
नेसेट हो जाएगा। इजराइल की संसद को क्या कहा था? तो नेसेट कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? नृत्य से भी 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम, इसीलिए नृत्य को जो प्रमुख नृत्य है, किस राज्य का कौन सा प्रमुख नृत्य है, इसको भी ध्यान से रखिएगा ध्यान में। यहाँ से भी 1 या 2 प्रश्न एनी हो देखने के लिए मिलता है प्रत्येक शिफ्ट में, इसीलिए देख लीजिए। कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कथकली केरल का है। कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। अगला है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम यह तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। चलिए अगला देखिए, गरबा। अगला है गरबा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? गरबा, गरबा जो है किस राज्य का जो है प्रमुख लोक नृत्य है? यह हो जाएगा गुजरात का। गरबा कहाँ का? तो गुजरात का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम जो है वो किस राज्य का जो है वो शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम कहाँ का हो जाएगा? तो केरल का हो जाएगा। मोहिनी अट्टम कहाँ का? तो केरल का। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है? बिहू किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? बिहू और बिछुआ वह असम का है। असम हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? यह कमेंट कीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामा चकेवा यह कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह है बिहार का। सामा चकेवा कहाँ का है? तो बिहार का है यह लोक नृत्य। अगला देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत की किस विद्या से पारंगत थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है वो संगीत के किस विद्या में पारंगत थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो शहनाई वादन, शहनाई वादन में। अगला प्रश्न देखिए, शिव कुमार शर्मा संबंधित है। शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वो संतूर वादन से है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है कुचिपुड़ी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? यह आंध्र प्रदेश की। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न देखिए, अमजद अली खां संबंधित है। अमजद अली खां जो है वो संबंधित है सरोद वादन से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद वादन से। चलिए अगला देखिए, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? वाद्य यंत्र वाले भी एक प्रश्न देखने के लिए मिलता है, किसी किसी शिफ्ट में, किसी में नहीं भी मिलता है, लेकिन ध्यान से रखिएगा, हो सकता है कि आप ही के शिफ्ट में प्रश्न पूछा जाए, इसीलिए इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, ताकि यदि आपके शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा जाए तो उसका आंसर आप सही करके आए। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादन से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म थी। भारत में निर्मित जो है प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म थी, वो कौन? तो राजा हरिश्चंद्र। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में 1931 ईस्वी में बनी पहली सावक फिल्म थी। सावक फिल्म कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलम आरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब की गई? भारत में टेलीविज़न की शुरुआत जो है वो कब की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 ईस्वी को हुआ। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा है? दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत किस वर्ष की गई? दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च और सैनिक सम्मान, सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन होता है और असैनिक सम्मान?
जो सैनिक को नहीं और सैनिक सम्मान को नहीं तो भारत रत्न है, वही सैनिक सम्मान होता तो वो होता परमवीर चक्र। यदि सैनिक सम्मान पूछता भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सैनिक सम्मान, तो उसका राइट आंसर होता परमवीर चक्र। और प्रश्न पूछा है कि असैनिक सम्मान, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए। तो आज के वीडियो में 100 प्रश्न रखते हैं। अगला जो 100 प्रश्न जो है नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो आज का यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके अंतिम में ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो आज का जो प्रश्न था, प्रश्न की जो यह श्रृंखला थी, यह आपको कैसा लगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था कि नहीं था। आप इन सभी बातों को आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, ताकि कोई भी वीडियो डालने के बाद आपको तुरंत जो है उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।